हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसका आज हमारा ये पहला लेक्चर है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग हमारा भौतिक राशियाँ। तो बच्चों, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं या क्या नहीं होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, ऐसी राशि को हम यहाँ पर भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, वे राशियाँ जिनकी सहायता से भौतिक विज्ञान के विभिन्न नियमों को प्रदर्शित किया जा सकता हो और जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। द्रव्यमान को हम मेज़र कर सकते हैं, लंबाई, समय, ताप, वेग, त्वरण, बल आदि। तो ऐसी कौन सी राशियाँ हो जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, जिनको हम भौतिक राशियाँ नहीं कह सकते? तो बच्चों वो है, जैसे सपोज अगर हम लें गुस्सा। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कितना गुस्सा है, इसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत कम गुस्सा है। कोई व्यक्ति किसी से कितना नाराज़ है, इसको आप मेज़र नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कितना खुश है, उसके आप खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये वो राशियाँ होती हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी प्राकृतिक परिघटना की, तो उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? सपोज अगर मैं यहाँ पर एक मान लूँ कि मेरे पास में ये एक पत्थर है और ये किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरा। तो अब मुझे इसकी व्याख्या करने के लिए बच्चों क्या क्या चाहिए कि यह पत्थर कितनी ऊंचाई से गिरा। मुझे ये भी नहीं पता। अभी मैंने बोला कि ये पत्थर किसी ऊंचाई से गिरा, लेकिन कितनी ऊंचाई से गिरा ये नहीं कहा। तो इसके लिए एच पता होना चाहिए, एच यानी कि लंबाई। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर आने में इसे कितना समय लगेगा? अगर मान लो आपके यहाँ पर ये पृथ्वी है, तो कितना समय इसको यहाँ पर आने में लगा, टाइम हो गया। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो उसमें कितनी वेलोसिटी होगी, कितना वेग होगा। ठीक है बच्चों, यह समय और वेग पत्थर के द्रव्यमान की, पत्थर का कितना वजन है उस पर डिपेंड करेगा, किस ऊंचाई पर है उस पर भी डिपेंड करेगा। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरी परिघटना को संपूर्ण रूप से समझने के लिए दूरी, समय, वेग और द्रव्यमान, मुझे इनका मापन करना आवश्यक है। समझे बच्चों आप? तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की बताई हैं। पहली मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र हों, अर्थात उन्हें एक दूसरे की सहायता से प्रदर्शित ना किया जा सके, मूल राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि। कैसे बताएंगे बच्चों? अब सपोज अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक है बच्चों, और मेरे पास एक पेंसिल है। ठीक है, अब मान लो, या मैं अपने पास एक ये पेंसिल लेके कैप ले लेता हूँ, ये वाला। अब सपोज मैं इनकी बात करूँ लंबाई की, कि मुझे इनकी लंबाई बतानी है, तो मैं इसकी लंबाई इसके नाप के ही बता सकता हूँ ना कि कितनी लंबी होगी। इसकी लंबाई नाप के बता सकता हूँ। मैं इसकी लंबाई इसके वजन से नहीं बता सकता कि इसका कितना वजन है, उस वजन से मैं इसकी लंबाई बता दूँ। सपोज अगर ये 5 मीटर की है, तो मैं अगर मैं ये कह दूँ कि 10 मीटर की होगी, किस बात से कह दूँ? नहीं कह सकता। लंबाई को लंबाई से ही बताया जा सकता है नाप कर, और वजन को वजन यानी कि वेट को वेट देखकर या उसको माप कर ही बताया जा सकता है कि कितना उसका वेट होगा। समझ गए बच्चों आप? तो इस तरीके से। दूसरा है हमारा व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र ना हो, अर्थात जिन्हें एक या एक से अधिक मूल राशियों की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल चाल, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व आदि। बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। सपोज बच्चों मेरे पास में ये एक स्क्वायर है, या मेरे पास में एक स्क्वायर है, स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, या रेक्टेंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में एक ये आयत है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मेज़र करूँगा, और ये जो यहाँ पर इसकी चौड़ाई है
ये भी एक तरीके से लंबाई है, इसको मेजर तो करना पड़ेगा ना। तो लंबाई गुना लंबाई, लंबाई गुना लंबाई, इसको जब मेजर करेंगे आप तो इससे इसका एरिया निकल जाएगा, इससे इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई कैसी राशि थी आपकी? मूल। यहाँ पर लंबाई कैसी है? मूल। दोनों से क्या मिला? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसी राशि होगी आपकी? व्युत्पन्न राशि। समझ गए बच्चों आप? तो इस तरीके से अब आगे देखिए, यहाँ पर आपका है आगे मात्रक, यूनिट। मात्रक क्या होगा बच्चों? अब किसी भी चीज़ को अगर आपको मेज़र करना है तो उसको मेज़र करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए कि आप उसको किस क्वांटिटी में मेज़र करेंगे। तो किसी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है बच्चों, सपोज किसी भौतिक राशि Q के लिए Q बराबर N U, तो यहाँ पर जो U है वो उस भौतिक राशि Q का मात्रक होगा। मात्रक के बारे में बताएंगे, जैसे आप बात करते हैं किलोग्राम, मीटर, सेकंड। ठीक है बच्चों, और एन जितनी बार U राशि Q में शामिल है, मतलब कि अगर हम बात करें 5 मीटर वायर की, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसको अब अगर हम प्लस करें तो मुझे मिलेगा 5 मीटर। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1 मीटर था ये 5 बार शामिल हुआ 5 मीटर में, इस तरीके से। दूसरी बात हम यहाँ बताना चाह रहे हैं आपको कि नोट अगर आप देख पा रहे हैं वाला, कि किसी भौतिक राशि का मात्रक बदलने पर भी राशि का परिमाण नहीं बदलता। Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2, मतलब कैसे नहीं बदलता? अगर हम बात करें बच्चों कि ये 1 मीटर है MK सिस्टम में, अगर मैं इसको CGS में कन्वर्ट करूं तो मेरा क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर। तो अब देखें बच्चों, ये 1 मीटर मतलब ये मेरे पास में ये 1 मीटर है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर मतलब मेरे पास में ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे 100 पीस, यानी कि इसको मैं 100 बार अगर काउंटिंग करूं, 100 बार 100 टाइम, तो क्या मिलेगा? मुझे इतनी ही लंबाई इसकी मिल जाएगी, इतनी ही इसकी लेंथ मुझे मिल जाएगी। तो सेंटीमीटर में मुझे इसको 100 बार लेना होगा, मीटर में केवल मुझे 1 बार लेना होगा। तो इसकी वैल्यू थोड़ी घटी है बच्चों, केवल यूनिट चेंज हो गई है। हम वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल जाने से, यहाँ मीटर था यहाँ सेंटीमीटर था, मात्रक बदलने पर भी राशि का परिमाण नहीं बदलता। अगर आप देख पा रहे हो कि जितनी लंबी ये थी उतनी लंबी यहाँ पर ये नहीं होगी, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ लिखी है कि U1 तथा U2 राशि Q के मापन की अलग अलग मात्रक हैं तथा N1 तथा N2 संबंधित संख्यात्मक मान है। इसमें 100 आएगा, इसमें 1 आएगा, तो ये इसका N1 N2 का मान हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात यह आई बच्चों कि जैसे हम बात करते हैं किलोग्राम, मीटर, है ना, तो ये हमने ऐसा क्यों माना? तो इसमें मात्रक को मानने के लिए क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, क्या गुण नहीं होने चाहिए? ठीक है बच्चों, तो भौतिक राशि के मात्रक के गुण, नंबर 1, यह सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए। मतलब क्या है बच्चों? इसका परिमाण मात्रक का एक ऐसा होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मान ऐसा होना चाहिए कि इसका साइज ऐसा होना चाहिए जो आसानी से व्यवहारिक रूप से आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास में कोई इतना बड़ा बाट है तो मैं उसको लगभग 100 किलोग्राम 200 ग्राम का मान लेता हूँ, या 100 ग्राम का मान के चल लेता हूँ कि मेरे पास ये जो वेट होगा इसका 100 ग्राम के आसपास होगा। ठीक है, मतलब हमने ऐसा नहीं माना कि पूरे अर्थ का जो मास है वो 1 किलोग्राम होगा। अब उसको आसानी से कैसे मेजर करेंगे कि अर्थ का मास 1 किलोग्राम बराबर? नहीं कर सकते ना बच्चों। तो इस तरीके से कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसको स्वीकार किया जा सके। मात्रक ऐसा हो जिसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त परिमाणों में एक रूपता हो, उन्हें समझने में, विश्लेषण करने में, आदान प्रदान करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, यह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। मतलब मात्रक ऐसा हो जिसको आसानी से जरूरत पड़ने पर दोबारा बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, इसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। समय के साथ मतलब अगर हम बात करें, सपोज अगर मेरे पास ये स्केल है, इसकी लेंथ यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर है और 6 इंच है, तो अगर मैं 1 साल बाद देखूंगा तो 1 साल बाद ऐसा नहीं होगा ये घट के इतना सा रह जाएगा।
ये 1 साल बाद भी इतना ही रहेगा, यानी कि समय के साथ ये बदल नहीं रहा, इसकी लंबाई चेंज नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसे बदलते भौतिक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, मौसम आदि के साथ नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बरसात में जैसे पेड़ों के साथ होता है कि मौसम जब बरसात को, तो जब हरियाली आती है उस पर पत्तियाँ आती हैं, और जब सर्दी का मौसम आता है तो पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जब सर्दियाँ हैं तो इस पर बर्फ़ जम गया और ये इसकी लंबाई 1 मीटर फैल गया, और जैसे गर्मियाँ आई तो जब इसकी लंबाई कुछ और हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और मात्रा कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसको हम परिभाषित कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी व्यक्ति की भुजा की लंबाई को 1 मीटर माने तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं, हम उनकी प्रत्येक भुजा को हम 1 मीटर मान सकते हैं। लेकिन इनकी माप प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होने के साथ साथ, क्योंकि व्यक्ति आपने देखे होंगे, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई छोटे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनके हाथ का साइज भी डिफरेंट होगा। अगर हम ऐसा मान के चले तो हमें उनके अभिलक्षण जो गुण होंगे वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ 1 मीटर के अराउंड होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना आप हमारी। थैंक यू सो मच।